तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी बताया इरोशन साइकिल के बारे में, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा देखो, द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस ऑल्सो वर्क अलॉन्ग विथ वेदरिंग. These forces continuously add to make the surface flat, and they also work for watering, transportation and deposition. Means कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ वेदरिंग, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस वेदरिंग के साथ काम करते हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे बारिश है ना, टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर कम होना, या फिर फॉग आना, है ना, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस. साइक्लोन आना, तूफान आना, दैट्स आर एक्सटर्नल फोर्सेस. तो एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं वेदरिंग के साथ मिलके. कैसे? ये जो फोर्स होते हैं, ये किसी भी सरफेस को, किसी भी ज़मीन को फ्लैट बना देते हैं. कैसे? अब कैसे फ्लैट बनाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है. जैसे रिवर्स होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, तूफान होते हैं, हवा होते हैं. इनके कारण क्या होता है, कुछ भी सरफेस पे अगर कुछ भी चीज़ें पड़ी हो, जैसे रॉक्स हो गई, रॉक्स के टुकड़े, सैंड हो गई, मिट्टी हो गई, छोटे छोटे पीबल्स हो गए, कंकड़ हो गए, इन सबको क्या, जब ये कंडीशंस आती, पानी बहता है, तो ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बह के, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. एक जगह से दूसरी जगह जब ये बह के जाती है, तो जिस जगह से बहती है वो सरफेस क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स, अंडरग्राउंड वाटर, सी वेव्स, ये की एजेंट होते हैं लेवलिंग के. मतलब सरफेस फ्लैट करने के एजेंट्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू लेवलिंग होती है. अब यहाँ पे लिखा है जो सरफेस लेवलिंग है वो दो ग्रुप में क्लासिफाइड की गई है. कौन कौन से दो ग्रुप? पहला है स्लो वेस्टिंग, दूसरा है रैपिड वेस्टिंग. इसके बारे में पढ़ लेते हैं. मैंने अभी पढ़ के बताया था आपको, मैं समझा देता हूँ. यहाँ पे लिखा है रैपिड इरोजन साइकिल क्या करती है, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों को बाय रबिंग, मतलब घिस के, कटिंग, काट के, या ऊपर से उसको पील करके, जो रॉक्स के टुकड़े होते हैं या पत्थरों के टुकड़े होते हैं, उसको हाई एलिवेटेड एरियाज से नीचे की तरफ ले जाती है. हाई एलिवेटेड एरियाज मतलब ऊंचे स्थान से नीचे के स्थान की तरफ जाते हैं. देन इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्लो वेस्टिंग और डिनूडेशन. हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्लो वेस्टिंग. ये आप डायग्राम पेज नंबर 60 पिक्चर नंबर 15 पे दे सकते हो, है ना. इरोशन हो रहा है, यहाँ पे डायग्राम पे बना हुआ है, देखो इरोशन हो रहा है ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ, नीचे की तरफ जमा हो रहे हैं. अब सेकेंड पार्ट पे लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द ब्रोकन और अनब्रोकन मटेरियल डाउनवर्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. तो मैंने अभी बताया, जो ऊपर वाला मटेरियल है ना, उस मटेरियल में सपोज पानी के साथ बह रहा है. अब जो पानी बह रहा हो, तो वो रॉक्स को क्या करेंगी, काटेंगी, पील करेंगी, या फिर रब करेंगी. तो जो छोटे छोटे मटेरियल हैं वो एक जगह से दूसरे जगह नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, जो नीचे की तरफ आ रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. इसके बाद जो ऊपर से मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू नीचे आया, तो नीचे आके क्या होगा, वो मटेरियल इकट्ठा होते 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 क्या होगा, वो डिपोजिशन हो जाएगा, मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. और वो प्लेस क्या होगी, ऊपर की तरफ वाली प्लेस क्या होगी, लेवल हो गई, और नीचे वाली प्लेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाई वेस्टिंग. या पेज नंबर 60 पिक्चर नंबर 15 देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका फंक्शन ऑफ रनिंग वाटर और रिवर. रिवर के फंक्शंस हैं. इसमें फर्स्ट पार्ट मैं बता देता हूँ. फर्स्ट पार्ट पे इरोशन. इरोशन आपको पता होगा, इरोशन का मतलब आपने सॉइल इरोशन पढ़ा है ना, एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह शिफ्ट होना, इसको कहते हैं इरोजन. नॉट इवन मिट्टी, सॉइल को नहीं आप बोल सकते हो, रॉक्स को, सैंड्स को, पीबल्स को, सॉइल को, है ना. ये एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट होती है. अब शिफ्ट कैसे होती हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस, कुछ फिजिकल फोर्सेस होते हैं, जैसे बारिश आना, आंधी आना, पानी बहना, बाढ़ आ जाना, है ना. इन सब कंडीशंस के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे जब ये चीज़ें शिफ्ट होती है, हम इनको इरोशन बोलते हैं. देखो यहाँ पे लिखा है, द वाटर ऑफ रिवर बाय इट फोर्सेस टेक द ब्रोकन मटेरियल ऑफ रॉक डाउनवर्ड विच कम्स ऑन इट वे. आप सबको पता है, बहता हुए पानी के बीच में जो जो आता है वो रिवर अपने के साथ बहा के ले जाती है ना. तो जो रॉक्स के या पत्थरों के छोटे छोटे ब्रोकन मटेरियल्स हैं, रिवर्स अपने साथ उनको फ्लो करके ले जाती है. और ये मटेरियल रिवर में कहाँ से आता है, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, द मटेरियल कम अप इन द वे ऑफ रिवर ड्यू टू वेदरिंग और इरोशन से, जो अभी इससे पहले बताया है मैंने. दिस मटेरियल आर कॉल्ड द वेट ऑफ रिवर. इसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, रिवर का वेट, वेट ऑफ रिवर.
This weight functions as the tool of rubbing. These material work by rubbing and cutting the bottom of banks of river, and this make the river bottom deep and bank more wide. अब ये जो मटेरियल रिवर में आता है, जो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने किनारों को काटते हैं। किनारों को मतलब नॉर्मल सा पानी जब बहता है, अब आपको पता होगा जब पानी में कोई भी चीज़ डालते हो तो पानी का वेट बढ़ जाता है। सेम कंडीशन जब रिवर बहती है तो रिवर में जब रॉक्स या सैंड के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं तो क्या होता है, रिवर का वेट बढ़ जाता है। रिवर का वेट बढ़ेगा तो पानी ऊपर की तरफ आएगा। पानी ऊपर की तरफ आता है तो जब फ्लो में होती है, रिवर बहाव में होती है, तो आजू बाजू के बैंक्स होते हैं, बैंक्स मतलब किनारे, है ना। तो रिवर क्या करती है, आजू बाजू के किनारों को काटते हुए चली जाती है। किनारों को काटना मतलब उसके जो बैंक्स होते हैं, दोनों साइड के किनारे होते हैं, वो बड़े होते जाते हैं ऑटोमेटिकली। और इसी कंडीशन पे तो किनारे तो वाइड हो गए, बहुत चौड़े हो गए, और जो रिवर डीप भी होती जाती है, गहरी भी होती जाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इरोशन। तो अब यहाँ पे लिखा है द रिवर इरोशन हैपन इन 4 वेज। जो रिवर का इरोशन होता है वो 2 वेज से हैपन होता है, मतलब 2 कंडीशंस पे रिवर्स का इरोशन होता है। फर्स्ट कंडीशन एब्रेशन, सेकेंड कंडीशन सॉल्यूशन, थर्ड हाइड्रोलिक एक्शन, एंड फोर्थ रोलिंग एंड सिडलिंग। तो एब्रेशन के बारे में लिखा हुआ है द पीसेस ऑफ रॉक मूव विद द फ्लो ऑफ स्क्रैचिंग एंड शिफ्टिंग द बॉटम ऑफ रिवर, दिस कॉल्ड एब्रेशन। इसका मतलब जब रिवर बहती है या जब पानी बहता है तो छोटे छोटे जो रॉक्स के टुकड़े होते हैं वो नदी के किनारों को स्क्रैच करते हुए निकलते हैं, घसीटते हुए निकलते हैं। इसी प्रोसेस को एब्रेशन कहते हैं। सेकेंड है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ आयंस बीइंग कैरीड एंड देयर सॉल्यूशंस इन रिवर वाटर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इरोशन। मीन्स रिवर में पहले से कुछ आयंस आ जाते हैं। कुछ आयंस मतलब जब रॉक्स वगैरह मेल्ट होते हैं ना, रॉक्स वगैरह निकलते हैं, तो इसके जो मिनरल्स होते हैं वो नदी में ऑलरेडी घुले हुए होते हैं, मिक्सअप होते हैं, है ना। और इसके बाद और एक्सटर्नल फोर्सेस से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इनसे जो मिनरल्स निकलते हैं वो इनके साथ बह के चले जाते हैं सॉल्यूशन पे। थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट है हाइड्रोलिक एक्शन। द फ्लोइंग ऑफ वाटर with its own power exerts particles projecting from the bed and banks result in hydraulic action. Weak bedrock and various form of regolith are easily carved out by hydraulic action. ओके इसका मतलब है जो नदी का पानी है वो अपने फोर्स, जब वो फोर्स से बहता है तो जो किनारों पे जो चट्टानें रहती हैं, जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, इनको वो क्या करता है, मतलब अब पानी बहेगा तो ये इनकी पकड़ ढीली हो जाएगी और जो चट्टानों को अपने साथ ये पानी बहा के ले जाता है। और इस प्रोसेस में बोलना चाहिए जो नदी का पानी है वो आजू बाजू जो किनारे होते हैं नदी के, जो रिवर के बैंक्स होते हैं, उसमें जो चट्टानें होती हैं ना, उन चट्टानों को ऑलरेडी वहाँ पे फिक्स होती हैं। तो पानी बहते बहते एक कंडीशन ऐसी आती है, ढीला करते करते उसको बहुत ज़्यादा लिपिट कर देता है ना। वो ढीला करते करते एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो चट्टानें मिट्टी से छोड़ के और पानी के साथ बह के चली जाती हैं। नेक्स्ट है आपका रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग pebbles एंड stones rub among themselves. As a result, they break into small particles. Pointed pieces turn into round after friction and become small. तो इसमें ये लिखा हुआ है जो राउंडिंग मतलब लुढ़कते हुए जो पीबल्स, कंकड़, पत्थर आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, है ना। टकराते टकराते वो पानी के साथ बहते हैं, पानी के साथ चलते हैं, और चलते चलते उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब रगड़ लगती है। रगड़ लगते लगते इनमें क्या हो जाती है, टूट फूट हो जाती है। जब टूट फूट हो जाती है तो जो मतलब राउंड जो नुकीले पत्थर होते हैं वो बहते बहते क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनमें शेप आ जाता है और वो गोल राउंड के पत्थर बन जाते हैं। तो इन चारों प्रोसेस के थ्रू जो रिवर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स बनाती है सरफेस में। नेक्स्ट पार्ट है लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर इरोजन। तो रिवर से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। फर्स्ट है जॉर्ज, सेकेंड है वी शेप वैली, थर्ड है वाटरफॉल, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, देन फिफ्थ है डिपोजिशन।
है ना। मैं नॉर्मल वर्ड्स पे समझा देता हूँ जॉर्ज क्या होता है। तो इसमें जो जॉर्ज के बारे में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जब नदी, कोई भी नदी अपने उद्गम स्थान, मतलब बोलना चाहिए अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है, जैसे अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली है, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, तो वहाँ पे नर्मदा नदी का पानी बहुत ज़्यादा है ना। तो कोई भी नदी जब स्टार्ट होती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो पानी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे क्या, वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो आजू बाजू के एरिया में जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो पानी उनके टुकड़ों को फ्रिक्शन से, खुरच खुरच के पानी के प्रेशर से वो चीज़ें क्या होती हैं, वो एरिया जो होता है वो गहरा हो जाता है। और जब गहरा हो जाता है वहाँ पे तो उस गहराई के कारण बहुत ज़्यादा डीप वैली बन जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी घाटियाँ बन जाती है, जॉर्जेस बन जाते हैं, है ना। तो इसी को जॉर्जेस बोलते हैं, वो जो गहरा वाला जो एरिया होता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे भेड़ा घाट पे आपने देखा होगा, जहाँ से पानी जब नीचे की तरफ गिरता है ना, वो एरिया को हम जॉर्जेस बोलते हैं, है ना। सेकंड पार्ट है इसका वी शेप वैली। तो वी शेप वैली में ये लिखा हुआ है कि किसी भी रिवर का टारगेट क्या होता है कि अपने बेस लेवल तक पहुंचे। बेस लेवल मतलब कोई भी रिवर अगर कहीं से निकली है तो वो किसी ना किसी पे मिलेगी, है ना, तो वो उसका बेस लेवल है। तो जो सी का बेस होता है या लेक का जो बेस होता है उस पे रिवर फॉल होती है, मतलब उस पे नदी जाके गिरती है। जैसे आपने सुना होगा ना, नर्मदा रिवर बे ऑफ बंगाल पे जाती है, यमुना रिवर बे ऑफ बंगाल पे गिरती है। तो जहाँ पे इनका बेस पॉइंट होता है, तो वहाँ पे जब नदी या समुद्र से जाके मिलेगी या फिर किसी भी सी से जाके मिलेगी, तो वहाँ पे जैसे ही नदी गिरती है तो वी शेप वैली पे गिरती है। वी शेप वैली मतलब नदी का पानी जब नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे आपको डायग्राम देखोगे समझ में आ जाएगा, नदी का पानी नीचे की तरफ जाएगा, ऑटोमेटिकली जब प्रेशर बढ़ेगा तो पानी ऊपर की तरफ आएगा और वो सी पे मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है वाटरफॉल। इसके बारे में आप सब जानते हो वाटरफॉल क्या है। ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा ये, है ना। देन डिपोजिशन भी आपको पढ़ना है। देन इसके बाद ये एलुवल फैंस है। देन ऑक्सबो लेक है ना, ये आपको पढ़ लेना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट पे देख सकते हो उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट पार्ट में बता देता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ नेचुरल लीवी एंड फ्लड प्लेन्स, ये आप पहले पढ़ चुके हो, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा आप पढ़ चुके हो, एस्ट्यूटरी आप पढ़ चुके हो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पेज नंबर 65 बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर। सबसे पहले ग्लेशियर का मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर आप समझ लेना ग्लेशियर क्या होता है। एक्चुअल पे ग्लेशियर बर्फ़ का पहाड़ होता है ना। जब जहाँ पे बहुत ठंडे इलाके होते हैं, जैसे एंटार्क्टिका हो गया, एंटार्क्टिका में क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब इनफैक्ट माइनस में होता है। जैसे आपके हिमालयास में ना, वैसे ही ग्लेशियर है। तो एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स होते हैं, हमारे यहाँ मिट्टियों के पहाड़ होते हैं, वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। तो एक्चुअल पे क्या होता है, ग्लेशियर्स जो होते हैं वो बर्फ़ के इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं कि ये कभी कभी पानी में भी तैरते हैं। आपने टाइटैनिक जहाज़ के बारे में सुना होगा। टाइटैनिक क्या हुआ था, जो ग्लेशियर्स बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो पानी में तैर रहे थे और टाइटैनिक उन्हीं से टकरा के डूब गया था, है ना। तो ग्लेशियर्स आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स में बता देता हूँ। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स होते हैं और वैली ग्लेशियर्स होते हैं। अब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स के बारे में बता देता हूँ। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, आइस और स्नो से बने होते हैं वो, है ना। बर्फ़ से बने होते हैं। जो परमानेंट शीट होती है आइस और स्नो की, उसको हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स बोलते हैं। परमानेंट शीट मतलब जहाँ पे 24 घंटे 12 महीना बर्फ़ जमी रहे। और सेकेंड मैंने बताया वैली ग्लेशियर। तो वैली ग्लेशियर एक्चुअल पे जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जैसे आपने हिमालयास के पहाड़ देखे हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा ऊपर की तरफ बर्फ़ लगी रहती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी पिक्चर्स देखी होगी आपने, फोटोज़ वीडियोस देखे होंगे, किसी पहाड़ में ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा बर्फ़ लगी हुई होती है ना। दैट इज़ कॉल्ड वैली ग्लेशियर्स उनको बोलते हैं। उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकते हैं, है ना। इंडिया पे जो अभी एक्टिव ग्लेशियर्स हैं या एक्टिव वैली ग्लेशियर्स हैं, सबसे बड़ा वैली ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम रेंज में, जो 72 किलोमीटर लंबा है।
ओके, द नेक्स्ट पार्ट है लैंड फॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स। तो लैंड फॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ कि जैसे नॉर्मल वाटर या रिवर वाटर अंडरग्राउंड वाटर फ्लो करता है ना और सरफेस बनाता है, सेम कंडीशन ग्लेशियर के साथ भी है ना। ग्लेशियर भी वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन का वर्क करते हैं। यहाँ पे लिखा है एरोशन फंक्शंस ऑफ अ ग्लेशियर। एरोशन फंक्शन ऑफ अ ग्लेशियर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब ग्लेशियर मूव करते हैं, अब मैंने बताया था ना ग्लेशियर एक्चुअल पे अगर पानी पे है तो धीरे धीरे बहते हैं, या नॉर्मल जगह पे भी है तो ग्लेशियर मतलब टोटल आइस स्नो से बना हुआ है तो बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो अपने साथ नीचे की तरफ से छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े, कंकड़, पीबल्स, स्टोन, रेत, ये सब लेके धीरे धीरे घिसटते जाते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं बहुत स्लो स्पीड पे। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये इसके टूल्स का काम करती है। टूल्स का काम मतलब वो जगह को वो लोग क्या करते हैं, जिस जगह से ग्लेशियर बहता है या खिसकता है वो जगह को ये जो स्टोन्स, रॉक्स, सैंड्स, रेत वगैरह होती है उस जगह को क्या करती है, धीरे धीरे जगह बनाती जाती है, मतलब गड्ढा टाइप का हल्का हल्का सा करती जाती है। और उसी गड्ढे से क्या क्या फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है देखो।